एक महिला अपने बेटी को लेकर के सीधा चौकी पर पहुंचती है और चौकी इंचार्ज के पास जाने के बाद वो रोते हुए और बिलखते हुए कहती है कि साहब, मेरी एक शिकायत है, मेरा एक पत्र है, आप उसे ले लीजिए और इस पर कार्रवाई करिए। जही की चौकी इंचार्ज ने उस शिकायती पत्र को लिया। उस शिकायती पत्र को लेने के बाद वो थोड़ा चौंक जाते हैं। मतलब उसमें 2 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे और एक व्यक्ति जो उसमें होता है वो व्यक्ति होता है जिसकी जगह में वो चौकी चल रही थी। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है उस महिला से कि एक काम करो, जो शिकायती पत्र तुमने दिया है ठीक वैसे ही उसको रहने दो, लेकिन उसमें से एक नाम हटा दो। महिला कहती है कि साहब, वो तो मुख्य आरोपी है, उसी के खिलाफ तो कार्रवाई करवाने के लिए मैं आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। अब चौकी इंचार्ज थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने उच्च अधिकारी यानी कि थाना अध्यक्ष से वार्तालाप करता है और जाकर के कहता है कि साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक महिला आई है शिकायती पत्र लेकर के और वो कहती है कि इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए। उसमें 2 नाम लिखे हुए हैं। उसमें से एक नाम ऐसा है जिसके घर में, जिसके कमरे में ये चौकी चल रही है। तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि कोशिश करो मामला टालने की, अगर टल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मामला टालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है उस मामले के कुछ स्कूल हो, कॉलेज हो, चौराहे हो, बस हो, रेलवे स्टेशन हो या हर जगह जहाँ देखो वहाँ चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं। इतनी चर्चाएं होती है, ना चौकी इंचार्ज अपनी सीट पर रह पाते हैं और ना ही थाना अध्यक्ष अपनी सीट पर रह पाते हैं। वो जो अभी इस मामले के टाल मटोल कर रहे थे, आखिरकार वो महिला कौन थे वो चौकी इंचार्ज, क्या थी पूरी कहानी? आज की इस घटना के माध्यम से इस कहानी को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनी स्टोरी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, और अयोध्या का ही एक थाना लगता है पूरा कलंदर। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का एक गांव है भदरसा, और इसी इलाके का एक गांव लगता है। दरअसल भदरसा जो कस्बा है उसके इलाके में जो गांव लगता है वहाँ पर एक विधवा महिला रहती थी। विधवा महिला की 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बेटा सबसे छोटा होता है जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है और 4 बेटियां होती हैं। घर में खाने कमाने के लिए एक ही मात्र रास्ता था और वो था मजदूरी। मजदूरी करते हैं तो घर परिवार का भरण पोषण होता है, घर का चूल्हा जलता है। दरअसल जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह की मैं बात कर रही हूँ। जुलाई 2024 का अंतिम सप्ताह था। उसमें जो छोटी वाली सबसे बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है, उसको अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माँ तक बात पहुँचती है तो माँ कहती है कि बेटा, आखिरकार क्या परेशानी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दरअसल लड़की छटपटा रही थी, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। माँ से रहा नहीं जाता, वो अपनी बेटी को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद जब बेटी को दिखाया जाता है तो डॉक्टर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ को देखते हैं, बेटी को देखते हैं, और डॉक्टर साहब ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस बेटी की जो समस्या है, इस समस्या को इसकी माँ तक कैसे पहुँचाया जाए। तभी वो अपने दिल पर पत्थर रखते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ जी, मैं ये कहते हुए बड़ा परेशान हो रहा हूँ। दरअसल आपकी बेटी अभी 12 साल की है और वो लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, 12 साल की वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि उसके पति की 2 साल पहले तो मौत हो चुकी है। वो अकेले ही है जो घर में खाने कमाने वाली है, मजदूरी करके किसी भी तरीके से वो परिवार चला रही थी। और जो सबसे छोटी वाली बेटी थी 12 साल की, उस बेटी के बारे में सुन करके माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, रोने लगती है। रोते रोते अपने बेटी के सामने जाती है और हाथ जोड़ के पूछती है कि बेटा, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है? क्या हुआ है? कैसे तुम्हें? माँ ने उसे
पूरी कोशिश की। ये जो दिक्कत थी, ये जो परेशानी जो वो झेल रही थी, वो लड़की 12 साल की, उसे अपने सीने से लगाया, उसे प्यार से दुलार से उससे पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया क्या। जब माँ ने अपने बेटी को सीने से लगा करके ये जानने की कोशिश की तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है और वो बताती है कि माँ करीब 2.5 महीने पुरानी ये बात है। वो मजदूरी करके खेत से वापस घर आ रही थी तो रास्ते में एक बेकरी पड़ती है। वहाँ पर एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू नाम का लड़का उसके पास आता है और बिस्किट का बहाना दे करके उसके पास जाता है और कहता है कि चलो, तुम्हें जो हमारे मालिक है उन्होंने बुलाया है। वो नहीं जानती थी कि आखिरकार होने वाला क्या है। वो सीधी सादी बच्ची आखिरकार उस राजीव के बहकाव में आ जाती है और सीधा उस बेकरी में पहुंच जाती है। वहां उसे बिस्किट और साथ ही कुछ और ऐसा दिया जाता है जिसको खाने के बाद वो लड़की बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाती है। इसके बाद फिर जो उस बेकरी का मालिक होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम एक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, साथ ही वो बेकरी का मालिक होता है और उस लड़की के साथ वो बलात्कार करता है। जब वो बलात्कार कर रहा था तो राजू उसके पास में खड़े होकर के उसका वीडियो बना रहा था और जब मालिक ये सब काम गंदा कर लेता है तो उसके बाद फिर नौकर की हिम्मत बढ़ जाती है। नौकर भी उसके साथ गंदा काम करता है और जब गंदा काम करता है तो वीडियो उसके पास होता है। फिर उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। यदि लीक होती है, किसी के पास जाती है तो देख लेना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और ये सोशल मीडिया पर अगर वायरल हुआ तो फिर तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगी, काबिल नहीं बचोगी। लड़की को जैसा समझाया गया, क्योंकि 12 साल की उसकी उम्र होती है, उसको अच्छे और बुरे के बारे में कोई समझ नहीं थी। जैसा डराया गया, धमकाया गया, उसने फिर अपनी ज़ुबान बंद रखी। लेकिन यहाँ ज़ुबान बंद रहने से ही काम नहीं चला, बल्कि उस वीडियो के सहारे से उस लड़की को बार बार बुलाया गया और बार बार उसके साथ ऐसा ही गंदा और घिनौना कृत्य होता रहा और वो बेचारी इसका विरोध भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसे पता था कि भाई बहुत छोटा है, पिता उसका है नहीं, माँ उसकी मजदूर है, करे तो क्या करे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ जाता है तो उसको इतनी तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ होती है तो माँ को पता चलती है और डॉक्टर के माध्यम से ये पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब नाम लिए जाते हैं कि आखिरकार किसने उसके साथ ये गंदा काम किया है, तब माँ एक प्रार्थना पत्र लेकर के सीधे चौकी जाती है। जब चौकी पर पहुंचती है तो चौकी यानी कि जो मदरसा एक चौकी होती है, मदरसा चौकी के जो इंचार्ज होते हैं, तो उनके पास जब ये जाती है और जाकर के कहती है, अखिलेश गुप्ता जिनका नाम बताया जाता है, कि साहब मेरे बेटी के साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य किया है। राजीव और उसका जो मालिक है मोहित खान, उसने किया है, जो कि एक बेकरी चलाता है, जो कि समाजवादी पार्टी का इसी कस्बे का नगर अध्यक्ष है, यानी कि भदरसा का नगर अध्यक्ष। जैसे चौकी इंचार्ज ने ये बात सुनी, चौकी इंचार्ज भी परेशान हो जाता है। दरअसल चौकी जो भदरसा में चल रही थी वो इसी मुख्य आरोपी के घर पर चल रही थी, उसी के कमरे में चल रही थी। ऐसी स्थिति में उसने उस महिला को सलाह मशुरा दिया कि ये काम करो, तुम ये जो मालिक है इसका नाम हटा दो और नौकर का नाम रख दो, तो मैं इसमें कार्रवाई आगे करने की कोशिश करता हूँ। जब इस तरीके की बात आती है तो महिला कहती है साफ साफ कि मुझे तो इसमें दोनों ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवानी है, क्योंकि मेरे बेटी ने बोला है। बेटी ने जैसा बोला माँ ने वैसा ही करने की कोशिश की। चौकी इंचार्ज ने कुछ न कुछ बहाना बनाने की कोशिश की। वक्त आगे बढ़ने लगता है, महिला फिर से आने लगती है। उसके बाद मामला थाना अध्यक्ष तक पहुंचता है, तो थाना अध्यक्ष भी बताया जाता है कि वो तरह तरह के बहाने करते हैं और FIR दर्ज नहीं करते। तब ये महिला थोड़ा परेशान होकर के एक वहाँ पर जो इसी कस्बे की इसी जगह की एक महिला होती है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होती है, बात जब वहाँ तक पहुँचती है तो वो महिला इस महिला के साथ सीधा थाना और चौकी का रुख करती है और जाकर के कहती है कि FIR दर्ज क्यों नहीं करते। इसी बात पर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद न केवल कहासुनी होती है बल्कि विश्व हिंदू परिषद
साथ ही बजरंग दल, निषाद पार्टी, कई ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हंगामा करना शुरू करते हैं, ये बात अखबारों में प्रकाशित हो जाती है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर चलने लगते हैं। अब इसको टीवी चैनल वाले भी इस मामले को थोड़ा प्रमुखता से लेते हैं। इसी बीच में जो बीकापुर के विधानसभा के जो विधायक होते हैं अमित सिंह, वो परिवार से संपर्क कर लेते हैं और परिवार से संपर्क करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो समय मांगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय देते हैं और 2 अगस्त 2024 को आखिरकार समय मिल जाता है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया है, तो जो काम कई घंटों में नहीं हो रहे थे, वो काम फिर मिनटों में शुरू हो जाते हैं और आखिरकार फिर आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है। दोनों आरोपियों को, एक राजी और मोहित खान की गिरफ्तारी हो जाती है। और न केवल इनकी गिरफ्तारी होती है, जिस चौकी इंचार्ज ने प्रार्थना पत्र में नाम बदलवाने की बात कही थी, थाना अध्यक्ष ने नाम बदलवाने की कोशिश की थी, ऐसा उन पर आरोप लगता है और फिर वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। वो सस्पेंड होते हैं, फिर पुलिस में हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। बात यहीं तक नहीं थमती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होते हैं और विधानसभा में खड़े होकर के अयोध्या के पूरा कैलेंडर थाना क्षेत्र के उस इलाके की 12 साल के उस बच्ची की पूरी कहानी बयां करते हैं और कहते हैं कि जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसका सपा में समाजवादी पार्टी में उसका लिंक है, उसका कार्य करता है, सक्रिय कार्य करता है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं होता। और साथ ही ये भी कहता है कि वो सांसद की टीम का हिस्सा है और जो सांसद की टीम का हिस्सा है तो आखिरकार उसके ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है। बस इतना बोलना था। उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है, ये मामला फिर सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय बन जाता है। अब वो जो शासन होता है, प्रशासन होता है, वो सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद ये जो दोनों आरोपी होते हैं, इनकी गिरफ्तारी तो हो ही जाती है, साथ ही उनकी जगहों की पैमाइश करना शुरू कर दी जाती है कि आखिरकार उनके पास कितनी ज़मीनें हैं, कितने अवैध रूप से, कितनी अवैध रूप से। जिस जगह पर लड़की का बलात्कार होता है, उस बेकरी को पता चलता है कि वो तो अवैध रूप से बनाई गई थी। बुलडोजर जाता है और उसे तहस नहस कर देता है। उसके बाद यही एक मकसद था एक सरकार का या प्रशासन का कि इसने बुरा किया है तो बुरे काम का पूरा नतीजा ही होना चाहिए, इसीलिए इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही संदेश समाज को, ताकि अगर ऐसा किसी ने किया या करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मामला जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की वजह से अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, उन तक जब ये बात पहुंचती है तो उन्होंने अपना एक बयान, यानी कि उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट पर कहा कि डीएनए टेस्ट करा करके इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, साथ ही आरोप लगा करके सियासत ना की जाए और डीएनए रिपोर्ट अगर झूठी हो तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो खुद भी कहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन डीएनए टेस्ट के साथ, यानी कि बात को पुख्ता और सही साबित करके कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के कोई झूठे आरोप लगा करके नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के इस मामले में सियासत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब चाहे वो मायावती हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अन्य बड़े पार्टियां हो, सभी मैदान में कूद चुके हैं और सभी की कोशिश है उस 12 साल के बच्ची को जल्द से जल्द, कम से कम समय में इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि इस मामले को उच्च तरीके से जांच होनी चाहिए और डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। साथ ही जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें अवैध जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी कार्रवाई हो सकती है, ताकि समाज को एक मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और जो भी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, साथ ही आपको बताना है, आपको जताना है कि इस तरीके की जो लड़कियां होती हैं
उनको स्कूल कॉलेजों में जो कि गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। जैसा उस लड़की के साथ पहले दिन हुआ था, गलत हुआ था। अगर उसे कुछ लालच दे करके उसे बुला करके उसे बेकरी में उसके साथ जो बलात्कार किया गया था, काश उसने पहले ही दिन अपनी माँ से पूरी कहानी बयां की होती, तो माँ उसकी जाकर के थाने में एफआईआर करवाती, तो शायद इतनी देर ना हुई होती और ना ही उस बच्चे के साथ इतना गलत हुआ होता। क्योंकि वो फ़िलहाल अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो दर्द, जो समस्या, जो परेशानी वो लड़की महसूस कर रही होगी, शायद उसे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।